अंधेरा घना है, लेकिन यारों, दिया जलाना कहां मना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपने भाषणों से छा गए हैं। माना यह जा रहा है कि बीते 125 साल के अंदर अमेरिका में जिन 3 भारतीयों ने अपने भाषण से, अपने संबोधन से खास जगह बनाई है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हैं। सबसे पहले 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका को चमत्कृत कर दिया था। उन्होंने खुद को सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधि बताते हुए धर्मों की माता भारत की ओर से देश विदेश के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। स्वामी विवेकानंद के बाद अमेरिका पर सबसे प्रभावी छाप छोड़ने वाले भारतीय रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने का साहस किया और उसके बाद 1998 में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को जायज ठहराते हुए बड़े असरदार अंदाज में बताया कि भारत की परमाणु निरस्त्रीकरण की अपील को अनसुना किया गया। इसी वजह से भारत को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद तीसरा सबसे प्रभावशाली संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जिन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कहा, भारत विकास को जन आंदोलन बनाए। दुनिया को 2020 तक जिस तरह की वर्कफोर्स की जरूरत है, वो भारत से ही आएगी। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 बड़े संबोधन 125 साल के अंदर अमेरिका में जो भारतीयों ने दिए। आतंकवाद और गरीबी से घिरी दुनिया को बदलने का नरेंद्र मोदी का नजरिया और युवा शक्ति में भरोसा दुनिया भर के लोगों को एक आध्यात्मिक संत की याद दिला रहा है। 121 साल पहले जिस तरह अमेरिका की धरती से स्वामी विवेकानंद दुनिया भर में छा गए, उसी धरती से वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के उभार को देखा जा रहा है। I hope you are having a good time. Namaste. अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाषण शुरू करने के इस अंदाज को देखिए। अमेरिका की धरती पर इस अंदाज से दिल जीतने की कोशिश दिमाग पर जोर डाले बिना भी हमें 121 साल पीछे ले जाती है। यहाँ जगह न्यूयॉर्क हो, लेकिन ये अंदाजे बयां हमें शिकागो की याद दिलाती है। 121 साल पहले कुछ इसी अंदाज में गेरुआधारी एक संत ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। Sisters and brothers of America, sisters and brothers of America. एक संत तो दूसरा राजनेता, एक आध्यात्मिक दुनिया का शीर्ष पुरुष तो दूसरा लोकतांत्रिक दुनिया का सिरमौर, और दोनों के नाम में एक शब्द साझा, नरेंद्र। एक नरेंद्र नाथ दत्त तो दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री आज भले ही तरह तरह के पहनावों में नजर आए, सियासी दुनिया के हर दांव पेच आजमाते दिखे, लेकिन इससे स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा छुपती नहीं। कई बार उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया। विवेकानंद की तरह घर छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया की खाक छानना और विवेकानंद की तरह का लबादा, सब कुछ दुनिया के सामने है। 121 साल पहले अमेरिका की ही धरती पर शिकागो से स्वामी विवेकानंद ने तब की दुनिया के बारे में जो कुछ कहा था, जरा उसे सुनिए। Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. तब विवेकानंद ने अपने जमाने का खाका चंद पंक्तियों में खींचा और उससे उबरने के उपाय बताए। प्रधानमंत्री मोदी को 9/11 की बरसी पर अगर विवेकानंद याद आए तो यूं ही नहीं।
121 साल पहले जो सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मांधता थी, वो आज भी है। न्यूयॉर्क, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला भोगा, उस धरती पर विवेकानंद याद ना आए तो कौन आए। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए जो खाका पेश किया और आतंकवाद को लेकर जो चिंता जताई, वो विवेकानंद की याद दिलाती है। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा कोई भी देश मुक्त नहीं है। विवेकानंद ने युवाओं की ताकत से दुनिया बदलने का सपना देखा। मोदी का ये भरोसा भी विवेकानंद से मेल खाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विवेकानंद की चिंता केवल भारत के लिए नहीं थी, वो केवल सरहद की बंदिशों तक सिमटे नहीं थे। आज जब आतंकवाद से जंग और विकास की बात होती है, तो मोदी इसे इंसान की बेहतरी के अस्त्र की तरह देखते हैं। क्या अमेरिकी धरती पर पहुंचे नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र दामोदर दास मोदी में बहुत कुछ समानता नहीं दिखती? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हीं के साथ उसी सांस में नरेंद्र मोदी का नाम लेना, ये तुलना कितनी जायज है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहां मौजूद हैं। कमल संदेश के एग्जीक्यूटिव एडिटर शिव शक्तिनाथ बख्शी जी यहां हमारे साथ हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत जी हमारे साथ हैं। स्वामी विवेकानंद के अध्येता लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला जी हमारे साथ हैं और मुंबई से कथावाचक साधिका सोनिया दीदी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा पुष्पेश जी। स्वामी विवेकानंद का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत 1893 यानी 121 साल पुरानी बात है और तब से आज तक एक आइकॉनिक फिगर विवेकानंद जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए हैं। उन्हीं के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, आप इसको कितना सही कितना गलत कहेंगे? देखिए, गलत तो मैं किसी भी तरह से नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि यदि कोई महापुरुष है तो उसके साथ उस सांस में दूसरा नाम आप कोई लेंगे नहीं। मुझे लगता है कि विवेकानंद सिर्फ सन्यासी नहीं थे, वो प्रेरक रहे हैं, वो चिंतक रहे हैं और वो भारतीय नवजागरण के एक शलाका पुरुष रहे हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने राजनीतिक जीवन में प्रेरणा उनसे प्राप्त की हो, उनको अपना आदर्श मानता हो, तो यदि आज वह व्यक्ति राजनीति में हमको सफल होता दिखलाई देता है और वो बार बार ये हमें भी याद दिलाता है कि क्या भूमिका विवेकानंद की इस देश में रही थी जब उन्होंने कहा था कि अराइज अवेक और बी फॉर एवर फॉलन, या उन्होंने सारे हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को एक सहज भाषा में हम तक पहुंचाने की कोशिश की थी, तो वो कैसे हम उसको अलग कर लें और कहें कि ये गलत हो रहा है। अब किस हद तक आने वाले दिनों में विवेकानंद से प्रेरित नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में अपने हस्तक्षेप से सामाजिक व्यवस्था को, संस्कार को, आर्थिक प्रणाली को बदलने में समर्थ होते हैं। और ये आप जब बात कर रहे हैं कि 125 साल पुरानी, तो आप ये भी देखें कि आज का भारत विवेकानंद के काल का भारत नहीं है। तब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसका उफान आना बाकी था। और तब जिसको हम कहते हैं बंगाल का नवजागरण या महाराष्ट्र का नवजागरण, वो उस समय समकालीन चीज़ थी और आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी, आपके पास आऊंगा और अभी अभी जहां पर पुष्पेश जी ने बात छोड़ी है वहीं से जोड़ता हूं कि 9/11 नहीं होता अगर विश्व बंधुत्व पर, विश्व शांति पर स्वामी विवेकानंद की बातें दुनिया ने सुनी होती, उस पर दुनिया चली होती। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर जाकर बोला है। ये बिल्कुल तथ्य उन्होंने कहा है और मेरा ये मानना है कि गुरु कौन होता है, अभी शिक्षक की बात की जा रही थी और गुरु विवेकानंद से मोदी की तुलना की बात की जा रही थी। केवल मोदी ही गुरु नहीं है, हमारे मनुस्मृति में स्पष्ट कहते हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का हर एक मानव इस देश से
अपने चरित्र को सीख सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ सकता है। अब ये बात विवेकानंद ने भी जब कही थी तो अमेरिका के लोगों ने उसको समझा था और उसकी सराहना भी की थी। चूंकि 121 वर्ष बीत गए हैं, लोग भूल गए। आज उन्हीं बातों की आवृत्ति हमारे मोदी जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, और सब लोग उनको सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यही बात कालिदास ने अपने शब्दों में कही है कि शिक्षक होता कौन है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्लिष्टा क्रिया कश्चिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम साधु सशिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठापितव्य। जानते तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं, उसका संक्रमण भी जनता में अपने शिष्यों में कर पाते हैं। और आज के कुशल शिक्षक यदि कोई हैं, जिनको कोई सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है, चाहे अमेरिका में हो चाहे भारत में, जैसे विवेकानंद को लोग सुनते थे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इस रूप में हम उनको शिक्षक के रूप में लक्ष्मी निवास जी, जिस तरह से धारा प्रवाह अभी पीयूष जी बोल रहे थे, जिस तरह से हम यहाँ IBN 7 पर लगातार न्यूयॉर्क से सुमित अवस्थी जब लोगों को लाइव सामने लेकर आते हैं, वो प्रायोजित भीड़ नहीं है। वो ऐसे लोग नहीं है जिनको सिखाकर पढ़ाकर कुछ भेज दिया हो। ये ऐसे लोग हैं जो दिल से खुश हैं। आपसे ये समझना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद से सीखकर जो चीजें आगे लेकर आ रहे हैं, ये भी एक दिलचस्प बात है कि योग को क्यों ना इस तरह से दुनिया के सामने लाया जाए कि योग का एक इंटरनेशनल डे है। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस पर भारत के प्रधानमंत्री को सपोर्ट भी कर दिया है। तो एक विशुद्ध भारतीय आइडिया जो वर्ल्ड स्टेज पर जा रहा है। योग के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने 4 पुस्तकें लिखी, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो पर यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी में और नरेंद्र नाथ दत्त में जी एक समानता अवश्य है कि दोनों ही सन्यासी हैं। दोनों ने विवाह नहीं किए हैं, दोनों को हिमालय का आकर्षण रहा है, और दोनों के कार्य में अमेरिका का बहुत बड़ा महत्व रहा है। जब स्वामी जी अमेरिका गए तो उनका विरोध हुआ। कुछ ईसाइयों ने उनको जहर भी देना चाहा। तो मुझे, जब मैं कल नरेंद्र मोदी का भाषण टीवी पर सुन रहा था और मुझे पाकिस्तान का जो विरोध दिखा जी, तो मुझे एक समानता लगी कि दोनों को अमेरिका में विरोध का सामना करना पड़ा। और यहाँ मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस सारे विरोध के बावजूद जितना स्नेह, जितना प्रेम विवेकानंद को अमेरिका में मिला, वैसा ही प्रेम आज मैं नरेंद्र मोदी के लिए देख रहा हूँ। बिल्कुल। शिव शक्तिनाथ बख्शी जी, आपके पास आऊंगा। कहा यह जाता है, और ये आज एक आर्टिकल में छपा है, कि नरेंद्र मोदी जब पहले अमेरिका गए थे तो सिर्फ $500 के अंदर उन्होंने पूरा अमेरिका घूम लिया था। और कैसे घूमा था वो भी दिलचस्प है कि डॉक्टर बरी, जो ऑर्गेनाइजर्स में से एक है, मेडिसन स्क्वायर में जो प्रोग्राम हुआ था, उनकी पत्नी का कहना है कि नरेंद्र मोदी बहुत घबराए हुए थे कि मैं आपसे सिर्फ एक ही हेल्प चाहता हूं कि हफ्ते में एक बार यहाँ कपड़े धुलते हैं, मेरे पास 2 ही जोड़ कपड़े हैं, तो प्लीज इसकी कुछ व्यवस्था कर देंगे आप। तो जो सादगी है वो भी शायद जोड़ती है स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र मोदी से। नहीं, अवश्य। असल में जब स्वामी विवेकानंद भी जब गए थे जी, तो ऐसा नहीं कि वो काफी साधन संपन्न होकर गए थे, बल्कि वो एक उनका वहां पर जो जाना था, वो पूरे भारत के विचार को वहां पर विश्व के उस मंच पर रखना चाहते थे। और इसके लिए काफी कष्ट उठाया था उन्होंने, बड़ी मुश्किल से वहां पर गए थे और वहां पर भ्रमण किया था और भारत की एक पहचान को बनाई और एक ऐसी वैचारिक परंपरा को खड़ा किया। वैचारिक परंपरा तो उसका प्रवाह पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसको जो प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद उस वैचारिक परंपरा के साथ आज भी जब हम देखते हैं तो हमारा जो नेतृत्व है, खासकर जब हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि उनके हर भाषण में कहीं ना कहीं विवेकानंद के कहा उनके प्रेरणा से प्राप्त कुछ उनकी बातचीत में उसका पुट हमेशा दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि 15 अगस्त का भी जो उनका भाषण था, जो कि लाल किले के प्राचीर से दिया गया था, वहां पर उन्होंने ये विषय रखा, जो कि बहुत कम इस पर बातचीत हुई है। ये विषय था कि राष्ट्र की नियति
राष्ट्र की नियति क्या हो। और वहां पर उन्होंने कहा कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने इस पूरे राष्ट्र की नियति को देखा है कि राष्ट्र की नियति क्या है और किस प्रकार से यह राष्ट्र जो है विश्व कल्याण की बात करने वाली है। इसी बात को आज अमेरिका में जाकर उन्होंने कहा है कि यदि राष्ट्र पूरा विश्व यदि स्वामी विवेकानंद की बात पर चला होता तो शायद यह 9/11 ना हुआ होता और शायद यह जो आतंकवाद से हमें लड़ना पड़ रहा है पूरे विश्व में वो न करना पड़ रहा होता। इसलिए इनकी जो वैचारिक परंपरा है उसका जो प्रवाह है इसको आगे लेकर जाने में जी बिल्कुल। साधिका सोनिया दीदी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। एक अच्छी खबर यह भी है कि सीमा पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस के डिस्कस थ्रो में। और इसको मैं इस तरह से जोड़ के साधिका जी देखना चाहता हूं कि हाल ही में गार्डियन में एक अखबार में एक लेख छपा, उसमें कहा यह गया कि कई मायनों में नरेंद्र मोदी अलग इस तरह भी हैं कि वो वेस्टर्न एजुकेटेड नहीं है, जैसा कि भारत के कई बड़े नेता इससे पहले रहे हैं। ये एक ऐसा नेता है विशुद्ध भारतीय, यहीं पला बड़ा, यहीं पढ़ाई हुई, यहीं सारी राजनीति, और उसके बाद आज इस जगह पर है। तो उनमें एक क्षमता है कि जो आम लोग हैं उनके जैसा ही वो उनको लगता है, और इसीलिए उनके अंदर का टैलेंट, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप में झलकते हुए लोग देखते हैं। क्या आपको लगता है कि उस तरह से भारत में एक बड़ा बदलाव है? बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो विवेकानंद जी ने एक और बात कही थी उस समय, उनका जो संबोधन था शिकागो में वो था मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। बिल्कुल। और वही चीज मोदी जी ने फॉलो की। तो अगर वो विवेकानंद जी को मानते हैं और एक गुरु के पथ पे चलना ही एक शिष्य का कर्तव्य होता है, तो ये एक उन्होंने बहुत अच्छा किया। विवेकानंद जी ने एक और बात कही थी उस समय कि यदि मुझे 100 नचिकेता मिल जाए, अगर नचिकेता के विषय में अगर आपको पता होगा तो 100 नचिकेता मिल जाए तो मैं पूरे पूरा विश्व जो है वो बदल सकता है, विश्व में सुख शांति और समृद्धि हो सकती है। आज नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से विवेकानंद जी को फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उन्हीं की कामना में से एक नचिकेता सामने आ रहा है, जो हमें हल्का सा आता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में ये और क्लियर होगा कि वो कितना नचिकेता साबित होते हैं। तो थोड़ा सा नचिकेता के बारे में भी बताइए दें। नचिकेता के बारे में यह है कि उन्होंने अपने विषय में अपनी माताजी से पूछा था कि आप मुझे बताएं कि मेरे पिता कौन है, और माताजी ने ये कहा था कि तुम्हारे पिता के बारे में वे नहीं बताना चाह रही थी। उन्होंने कहा कोई नहीं है, और उन्होंने इस तरीके से उन्हें गुरु के पास भेजा और उन्होंने पंच तत्व के ऊपर एक एक करके उस गुरु ने, जिनके पास उनको ऋषि के पास भेजा गया था, एक एक तत्व के तरफ उनको लेके गए और उस तत्व का उन्होंने एक अटेनमेंट किया, एक उस चीज को समझा, उसे पार किया। और जब वो वापस अपने उस गुरु के पास आए तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जितनी जो सारे तत्व हैं, पंच तत्व हैं, यही तुम्हारे पिता है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। यानी नचिकेता को पता नहीं था, लेकिन उसे गुरु ने इस तरीके से मार्गदर्शन दिया कि आप जो है एक पथ पे चलाया। एक होता है कि आप रेडीमेड स्पून फीडिंग कर देते हैं, उनको स्पून फीडिंग नहीं की गई थी नचिकेता को पथ दे दिया गया था कि आप इस पथ पे जाओ, अग्नि को देखो, इस पहाड़ पे जाओ, इस जल तत्व को समझो, इस वायु तत्व को समझो। इस तरीके से हर जगह से होते हुए वे जब वापस आए तब उन्हें पता चला कि उनके पिता कौन है और वो परम पिता कौन है और पिता कौन है, दोनों के विषय में पता चला। तो यदि 100 नचिकेता हमें मिल जाते हैं संसार में, विवेकानंद जी ने कहा था, और ये मेरा भी मानना है कि जब जब धर्म के पथ पे संसार में कोई भी चले, और हमारा हिंदुस्तान तो धर्म गुरु की एक जगह पर रहा, ये जगत गुरु की तरह हमारा हिंदुस्तान हमेशा पूरे विश्व को प्रेरणा देता रहा है, देगा और दे भी रहा है, आज भी दे रहा है। नरेंद्र मोदी इस चीज को आज तक हम सब ये सब बातें कहते थे और हम खुश रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ये सारी बातें लेकर अमेरिका तक न केवल चले गए कि बल्कि वहां पे एक रॉक कॉन्सर्ट में जाकर इस तरह की बातें की, और आमतौर पे 7 मिनट इस तरह अगर कोई और बोले तो उसको हूट करके वहां से भगा दिया जाए, लेकिन लोग बड़े ध्यान से नरेंद्र मोदी की बात सुन रहे थे। हम कुल मिलाकर बात कर रहे हैं पिछले 125 साल के 3 बड़े भाषणों के बारे में। मेडिसन स्क्वायर में तो सुना ही हमने, स्वामी विवेकानंद की भी बात कर रहे हैं। एक झलक आपको दिखाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से बोले थे वो भी सुनिए। पिछली सदी के उत्तरार्ध में भारत विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण के अभियान में सबसे आगे रहा। हमने इस संबंध में दुनिया के अन्य देशों के साथ अपनी आवाज बुलंद की, मगर उसे अनसुना कर दिया गया। इसीलिए 1998 में भारत को परमाणु हथियारों का विकास करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
क्योंकि परमाणु हथियार रखने वाले प्रमुख देशों ने परमाणु निशस्त्रीकरण की विश्वव्यापी मांग को लगभग अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा हमारे पड़ोस में परमाणु हथियारों के जमाव के कारण हमारी सुरक्षा को विशेष रूप से खतरा पैदा हो गया था। परमाणु विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उस समय का यह भाषण था, और अब एक अलग तरह का विस्फोट, एक टैलेंट का विस्फोट भारत के अंदर हो रहा है, प्रतिभा का एक नया विस्फोट जो वर्ल्ड स्टेज पर हो रहा है। यह भी प्रधानमंत्री एक तरह से उसको मूर्त रूप वहां पर अमेरिका के अंदर दे रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं यहां IBN 7 पर। उधर न्यूयॉर्क में खबर अभी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दुनिया के प्रमुख CEOs हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और उसी के ये विजुअल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क से सुमित अवस्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं, भारत के विदेश सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं, और दुनिया के प्रमुख CEO से इस वक्त प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, और सैयद अकबरुद्दीन भी वहां पर नजर आ रहे हैं। सुमित। आकाश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दो चीजें साफ बताऊं कि मैं इस वक्त वॉशिंगटन आ चुका हूं, मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूं। और दूसरी बड़ी बात आकाश, ये बहुत जरूरी है सबके लिए जानना कि इस मीटिंग का सबसे ज्यादा महत्व है इस पूरे दौरे के दौरान। इस मीटिंग्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जो मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो मेक इन इंडिया इन्हीं लोगों की मदद से हो सकता है, इन्हीं लोगों के इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को हिंदुस्तान के बाजार की जरूरत है, हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत है मैन पावर के तौर पर। और यही जो बड़े बड़े CEOs हैं, CMDs हैं, जिनके साथ आज लंबी सारी मीटिंग लाइन अप है, ये अगले आने वाले दिनों की भारत और अमेरिका की दोस्ती की नींव कितनी मजबूत होगी उस पर खासा निर्भर करेगा। तो इसीलिए सीधे सीधे डायरेक्टली प्राइवेट लेवल पर बातचीत हो रही है। बहुत सारे बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी इन लोगों के साथ अलग अलग फोरम्स पे, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के दौरान मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। अगर सबसे खास बात इन सब में ये है कि इसके अगर नरेंद्र मोदी के दौरे को अगर आप देखें, इस 5 दिन के दौरे को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा वो जब वो गवर्नमेंट टू पब्लिक की बात कर रहे थे, जिसमें वो मेडिसिन स्क्वायर का इवेंट हुआ, जिसमें सेंट्रल पार्क का इवेंट हुआ, जहाँ वो सीधे पब्लिक से कनेक्ट कर रहे थे। दूसरा हिस्सा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें वो बराक ओबामा साहब से मुलाकात करेंगे। आज जब देर शाम वाशिंगटन पहुंचेंगे, यहाँ पे बातचीत होनी है, कल समिट लेवल की बातचीत होनी है। और तीसरा और खासा महत्वपूर्ण पड़ाव है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकारी मशीनरी कैसे अमेरिकी बिजनेसमैन से बात कर हिंदुस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खोज सकती है। ये उसी सिलसिले में इसको इस पड़ाव को देखना चाहिए। गवर्नमेंट टू बिजनेस में सीधे मुलाकात हो रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े CMDs, CEOs के साथ करीब 15 लोगों के साथ नाश्ता करने वाले हैं। उसके बाद 7 लोगों के साथ उनकी 1-to-1 की मुलाकात होने वाली है। तो ये और ये 1-to-1 मुलाकात करीब आधे घंटे का टाइम रखा गया है। तो ये चीजें दिखाती है कि नरेंद्र मोदी अपने मिशन में कितना फोकस होकर काम कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आकाश। सुमित, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जितने बड़े बड़े प्लान्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसके लिए पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, और वो पैसा इन्वेस्टमेंट के जरिए आ सकता है। आज जो प्रमुख मुलाकातें जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें बोइंग के प्रमुख से मुलाकात, जनरल इलेक्ट्रिक के CEO से मुलाकात, IBM की CEO से मुलाकात, और ब्लैक रॉक जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है उसके CEO से मुलाकात, गोल्डमैन सैक्स जो भारत में बहुत बड़ा निवेश करता है उसके CEO से मुलाकात, ये सब होनी है। जापान से $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, चीन से शुरुआती दौर में $20 बिलियन का, अमेरिका से कुछ तय किया है कि कितना इन्वेस्टमेंट भारत आ सकता है, और क्या जापान और चीन के मुकाबले अमेरिका से इन्वेस्टमेंट उतना ही मुश्किल होगा, उतने ही कठिन सवाल पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से? बिल्कुल, और अमेरिकियों के इन्वेस्टमेंट की बात आकाश सब जानते हैं कि वो जो भी करते हैं ठोक बजा के करते हैं, 100 बार कंफर्म करके करते हैं, तभी वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। इसीलिए ये जो मुलाकात होगी, इसमें नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस यही होने वाला है कि मैं या मेरी सरकार आपको हिंदुस्तान में क्या सुविधाएं प्रदान कर सकती है। एक तरीके से रास्ता बनाने की कोशिश है अमेरिकी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि आने वाले वक्त में जब ये लोग भारत को लेकर कोई प्लान बनाए
तो उनको ये क्लियर रहे कि वहाँ यहाँ की सरकार उनको किस किस तरह की हिंदुस्तान की सरकार सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल वाला टाटा नैनो वाला किस तरीके से रातों रात नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को जमीन दी और गुजरात में टाटा नैनो का फैक्ट्री बन गई, जबकि ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस मौके का फायदा उठाया। इन सब चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ठेठ व्यापारी की तरह सोचते हैं और जो व्यापारी तभी व्यापार करता है जब उसका फायदा हो रहा होता है। तो नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करना होगा। प्रधानमंत्री अपने तरीके से काम करते हैं और ये बहुत ही एग्रेसिव और आप कह सकते हैं कि पूरी पॉलिसी उनके एटीट्यूड में नजर भी आती है, चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे वो डिप्लोमेसी की बात हो। अच्छा सुमित, आपसे ये भी समझ लें कि अभी तक न्यूयॉर्क में है प्रधानमंत्री, लेकिन आज बिजनेस मीटिंग्स और उसके बाद सारा ध्यान चले जाएगा भारत और अमेरिका रिश्तों पर। बिल्कुल, देर शाम करीब दोपहर के बाद 3 बजे वो यहाँ पहुंचने वाले हैं और 3 बजे के बाद उनका सिर्फ एक ही कार्यक्रम है आज, वो ये राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनका डिनर, जो प्राइवेट डिनर है राष्ट्रपति ओबामा की तरफ से। ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल रहेंगे और 1 या 2 उनके एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज लोग रहने वाले हैं, जो अभी क्लियर नहीं किया गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से है। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहने वाले हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रहने वाली हैं उस भोज के दौरान। केवल 6-7 लोग इन्वाइटेड हैं। इतना प्राइवेट है कि ये मीडिया के लिए भी ओपन नहीं रखा गया है। कोई फोटोग्राफ मिलेगी, कुछ हमको पिक्चर्स मिल पाएंगी, उस पर भी मुझे डाउट है। हालांकि ब्रीफिंग जरूर एक प्लान की है विदेश मंत्रालय ने आफ्टर दिस मीटिंग। एक बार वो हो जाएगा तो चीजें क्लियर हो पाएंगी और उसके बाद कल समिट लेवल की बातचीत है, वो ज्यादा जरूरी है आकाश। वहां पर ट्रीटीज होंगी, वहां पर डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी, जो तस्वीरें साफ करेगी कि भारत और अमेरिका की ये दोस्ती किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर दोनों सरकारें एक साथ सोच रही हैं। प्लान तो बहुत सारे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, मेडिसिन को लेकर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर है, न्यूक्लियर उसको लेकर है। लेकिन ये सभी चीजें अभी हम लोग अटकल लगा रहे हैं, ऐसी हमको उम्मीदें हैं, लेकिन कितना हो पाएगा क्या होगा ये इस मीटिंग के बाद ही तय होगा। आकाश, सुमित बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूयॉर्क से अब आप वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, वहां से आपसे लगातार जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। वहां तो सुबह सुबह ही हो रही है इस वक्त, यहां भारत में 5:37 का समय हो रहा है। और हमारे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने भी क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुना दूं। शशि चौबे जी, अभी जो हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में, वो कहते हैं हमने विवेकानंद जी को तो नहीं देखा, पर मोदी जी को देखकर लगता है उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अवतार लिया है और इस बार वो भारत को विश्व गुरु बनाकर रहेंगे। तो एक ये जो विश्वास है पुष्पेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि लीडरशिप का क्राइसिस भी हो गया था इंडिया में, जो अब यहां लगता है फिलहाल खत्म हो गया है। बिल्कुल, ये इस क्षण के लिए तो लगता है कि वो खत्म हो गया है। चुनौतियां नेता के लिए कभी समाप्त नहीं होती हैं। मगर एक बड़ा रोचक पक्ष है, जो अभी बात सुमित कर रहे थे, उसका एक सीधा सूत्र जाता है, जो झुनझुनवाला साहब कुछ समय पहले कह रहे थे कि योग के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि ये फकीरों का, नंगे साधुओं का ही इससे वास्ता होता है। मगर विवेकानंद जी के जिन लेखनियों का उन्होंने उल्लेख किया, उसमें राजयोग था, उसमें कर्मयोग था, उसमें भक्ति योग था और ज्ञान योग था। तो मुझे लगता है कि राजयोग को यदि पल भर के लिए आप अलग कर लें, जो जिसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जो व्यक्ति के लिए व्यक्ति पर केंद्रित है, मगर बाकी तीनों पक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन से जुड़ते हैं। और सार्वजनिक जीवन में देखिए, गीता का एक श्लोक है कि योगा कर्मसु कौशलम। यदि उस अर्थ में आप देखें तो मोदी जो इस समय करते नजर आ रहे हैं, वो योगी की भूमिका अदा कर रहे हैं, मगर वो कर्म कौशल वाली भूमिका है, वो कर्मयोग वाली भूमिका है। और इसको अगर आप देखें तो महात्मा गांधी ने भी अनासक्ति योग में जो टीका उनकी गीता पर है, कौसानी में उत्तराखंड में उन्होंने उसे लिखा था। मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस पक्ष को भूल जाते हैं कि हमारी हिंदू परंपरा में, भारत की परंपरा में, सांस्कृतिक परंपरा में एक समग्रता है, एक एकात्मता है। तो उसमें कहीं ना कहीं योग का पक्ष कर्म का भी है, योग का पक्ष ज्ञान का भी है और योग का पक्ष भक्ति का भी है। वो भक्ति आराधना मंदिर की नहीं है, मुझे लगता है वो दरिद्र नारायण की भक्ति भी है। गांधी की एक पुस्तक का शीर्षक है वाई एम आई हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से इस देश में एक छद्म धर्म निरपेक्षता के चक्कर में हमने हिंदू धर्म को संकीर्ण भाव से देखना शुरू किया है। और मोदी जब भी योग की बात करें या अध्यात्म की बात करें
तो हमारे मन में खटका लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी दकियानूसी कोई पौराणिक मोंगापंथी तो सामने नहीं आ रही है। मगर एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, संक्षेप में ही सही, जो बात फिर छूट जाएगी शायद, तो सूत्र बदल रहा है कि आपने मोदी के आकर्षण, उनके करिश्मे का जिक्र किया था, और मेडिसिन स्क्वायर वाले उनके भाषण से कहीं अधिक मुझे चमत्कारी भाषण उनका लगा जब वो सेंट्रल पार्क में नौजवानों को संबोधित कर रहे थे। तो 7 मिनट का वो भाषण, ये समानता उनकी और विवेकानंद जी की फिर देखी जा सकती है। विवेकानंद जी का जीवन अधेड़ होने के पहले ही समाप्त हो गया था, उनकी संसार की ये लोक लीला, मगर उनका जो नाता सीधा युवाओं से जुड़ता था, क्योंकि वो बात करते थे मांसपेशियों से सशक्त हिंदुओं की। तो कहीं ना कहीं जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की, जिसका जिक्र झुंझुनवाला साहब कर रहे थे, उसकी प्रेरणा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन थी। तो ईसाइयत में या पश्चिम में जो सर्वश्रेष्ठ था उसको उन्होंने स्वीकार किया था, और वो स्वयंभू स्वतः स्फूर्त गुरु शिष्य नहीं थे, गुरु वो भी एक शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। तो परंपरा की जो एक सनातन कड़ियां चलती हैं, जी बिल्कुल, मोदी कहीं खड़े हो। यहाँ मैं मुंबई जाना चाहूंगा साधिका सोनिया दीदी के पास में। आप काफी सारे लड़के लड़कियों से बात करते होंगे, युवाओं से बात करते होंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये धर्म की, योग की, इस तरह की बातें करोगे तो लड़के लड़कियां जो बोर होके भाग जाएंगे। पर जिस तरह से मोदी जी ने 7 मिनट तक बाकायदा बांधे रखा वहां लोगों को, ये भी दिलचस्प था कि एक और पुष्पेश जी, आपको देख के ये कहना चाहूंगा कि एक तरह से दाढ़ी को उन्होंने ट्रेंडी बना दिया। अब मेरी दाढ़ी पहले की थोड़ी उगी है, वरना अब लोगों को शक होता कि कली उगा ली है या नकली लगा ली है। सोनिया जी, सोनी जी, आपने जो बात कही, मैं अपनी पहले की बात पूरी करूं नचिकेता की। देखिए, नचिकेता का एक और कैरेक्टर है, वो कभी हारे नहीं थे। जो कभी नहीं हारा वो नचिकेता है। और आतंक से जिस तरह से उन्होंने बताया, आज के युवा और युवतियां नचिकेता कैसे बन सकते हैं? प्रधानमंत्री तो आह्वान कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ो, पर आपको लग रहा है कि ये बात भारत के युवाओं तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, और उसका मुझे तो लगता है कि प्रभाव भी होगा। और एक और बात है कि धर्म पे जब जब हम चलेंगे तब तक हम सबका कल्याण होगा। और सारे अक्सर जैसे कि अभी आपने कहा कि धर्म को लेके सब जने कहते हैं कि डकियानूसी बातें हैं, मैं तो कहती हूँ कि धर्म को ही सबसे ज्यादा प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि धर्म के भीतर सब कुछ आता है, चाहे वो राजयोग हो, भक्ति योग हो, जैसे कि अभी हमने चर्चा सुनी। तो धर्म बहुत जरूरी है। धर्म को डकियानूसी और इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि मतलब सिर्फ दिखावा है या सिर्फ आडंबर है। धर्म हर समय हमारे साथ है। विडंबना यह है कि हम समझ नहीं पाते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है विवेकानंद जी को ये फॉलो कर रहे हैं, और हर इंसान का एक गुरु होता है संसार में, ठीक है। चाहे वो प्रकृति को आप गुरु मान ले दत्त भगवान की तरह, या फिर आप किसी और गुरु परंपरा में से हो, तो गुरु तो हमेशा से ही रहे, कोई नहीं तो हमारे माता पिता हमारे गुरु होते ही होते हैं, हमारा ईश्वर हमारा। अच्छा, आप तो बहुत सारे युवाओं से बात करते हैं ना, गुरु भी नहीं है। आपसे पूछ रहा हूँ, आज के युवा युवतियों को सबसे ज्यादा गुरु किस तरह का पसंद आता है? आजकल के युवा युवतियों को उस तरीके का गुरु पसंद आता है, जहां तक मैंने समझा, और मैं अपनी कथा में भी इसलिए कहती हूँ कि विद्या जो है वो यशोदा है। अगर जिस दिन हम ये समझ लें कि भाई देवकी यानी कि हमारी जननी हमारी माँ है, और जो विद्या हमें मिलती है, चाहे वो विद्या, जैसे आपने कहा था कि मोदी जी जो हैं वो भारतीय परंपरा से पढ़े लिखे हैं, विदेशी पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, तो विद्या हमारी यशोदा की तरह जो हमें यश दे। चाहे फिर आप किसी भी काम को जानते हो, चाहे आपको फिर वो कढ़ाई लिखाई आती है, या आपको पॉलिटिक्स करना आती है, या आपको अपने गुरु के उपदेश पे चल के और उसको दिखाना आता है कि देखिए हमारे शास्त्र में ये कहा, हमारे गुरु ने ये कहा, और हम इस मार्ग पर चलकर दिखा रहे हैं, और संसार में आप उस चीज को स्थापित करें। तो आजकल के युवाओं को सरलता से अगर इस चीज को हम समझा के रखते हैं कि भाई यशोदा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कृष्ण की मम्मी है या माता जी हैं, उनको मम्मी माता सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो है। लेकिन उनको अगर हम ये बता दें कि जो आपको यश प्रदान कर रही है वो यशोदा है, जो धर्मयुक्त कर्म है वो कृष्ण है, तब युवाओं को वो चीज समझ में आती है, और उनको लगता है ये आडंबर नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे तथ्य हैं, और फिर उनमें रुचि आ जाती है। बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा झुंझुनवाला जी के पास भी आना चाहूंगा मैं, इसीलिए क्योंकि अगर वेस्ट को देखें, उनका जो लोकतंत्र का सिस्टम है वो ऐसा है कि धर्म बिल्कुल अलग रखो और जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग, ये उनका सिस्टम रहा है। सर्वधर्म सद्भाव की बात करना भी तकरीबन 20-25 साल पहले वो लगता था कि अच्छा ये कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री खुद गीता भेंट करते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष को, या फिर वो तुलसी गबार्ड से मिले जो कि अमेरिका में सांसद हैं और हिंदू हैं अमेरिकी मूल की होते हुए,
तो ये एक अलग ही कई सारे रास्ते खोल देता है। अभी आपने कहा कि जो युवक है जी, वो धर्म की बात से बोर हो जाता है। तो मैं ऐसी धारणा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है। तो ये जो धारणा है, नहीं ऐसा है नहीं, ये धारणा मेरी ऐसा भी है नहीं। साधिका सोनिया दीदी कह रही है, वो इंटरेक्ट करती है रोज। ये धारणा मेरी भी थी जी, पर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन रहा जी, और हमने दलाई लामा साहब को वहाँ हमारे विद्यार्थियों को संबोधन करने के लिए बुलाया। 400 आदमियों का हमारा हाल था। सब लोग ये कहते थे कि इन स्टूडेंट्स को एकदम बोर हो जाएंगे। कौन सुनेगा दलाई लामा को? हाँ, कौन उनको, वो सब यहाँ पैसे कमाने के रास्ते सीखने के लिए आए हैं। जी, पर मैं आपको ये कहूँगा कि 400 विद्यार्थी जो हॉल में बैठे हुए थे, 1.5 घंटे दलाई लामा बोले, एक विद्यार्थी भी उठ के नहीं गया। और मैंने देखा है कि जब अमर्त्य सेन को हमने बुलाया वहाँ जी, तो 400 विद्यार्थियों के हॉल में सिर्फ 200 विद्यार्थी आए। उसमें भी बीच बीच में लोग उठ के गए। तो ये एक गलत धारणा है ये। जी, जी। अच्छा, शिवशक्तिनाथ बख्शी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो 4 प्रकार के योग पर विवेकानंद जी ने लिखी हैं किताबें, तो इसमें नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे आप कहां देखते हैं? कर्मयोग यही उनके सबसे करीब होगा? देखिए, ये चारों प्रकार के ये जो योग हैं, इनको पूरी तरह एक दूसरे से भिन्न करके भी नहीं देखा जा सकता है। एक आदमी ये सब भी कर रहा हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन जो कहते हैं वो नहीं है। ये चारों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, इनके बीच में आंतरिक संबंध भी, लेकिन इनको समझने के लिए ये 4 प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। अभी जो ये पूरी जो चर्चा चल रही थी, इसमें मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि हमारी जो शास्त्रीय परंपरा में हम लोग बराबर ऐसे सुनते आते थे कि विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि विद्वान और नृप, इनके बीच में तुलना नहीं की जा सकती। विद्वान के पूरे विश्व में पूजा होती है और नृप यानी राजा की तुलना की पूजा केवल स्वदेश में होती है। लेकिन अभी यहाँ पर जो एक नई परिस्थिति उभर रही है, अभी जैसे स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी के बीच की जो हम बात कर रहे हैं, इनके बीच तो एक नई परिस्थिति ये जो पैदा हो रही है कि स्वामी विवेकानंद को तो पूरा विश्व मान रहा है और नरेंद्र मोदी की भूमिका असल में देखिए तो राजा के स्थान की भूमिका है, प्रधानमंत्री राजनीति में भूमिका है। लेकिन इनकी भी जो इनकी बातों की स्वीकार्यता अभी पूरे विश्व में इसलिए देखने को आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इनको सुनने के लिए, जहां भी जा रहे हैं, चाहे जापान गए हों, चाहे नेपाल गए हों, चाहे भूटान गए हों, या फिर कि अभी यूएस का मामला है। इतनी बड़ी संख्या में जो स्वीकार्यता हुई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का वह जो वैचारिक विमर्श है, यानी सभ्यतागत विमर्श है। यदि देखेंगे तो दोनों व्यक्ति जो है, इनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता है। दोनों एक तरह से आध्यात्मिक। मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। 1 मिनट केवल मैं बताऊंगा कि अभी भी जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है वो उपवास पर हैं और इस बीच में यूएस का दौरा कर रहे हैं और इससे कितने ही युवा प्रेरणा पा रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ओर जाना ही असली आनंद है। यह जो पूरा विमर्श है भारत का और भारत का सभ्यतागत विमर्श है, गीता में भी कहा गया है कि जो इसको स्वीकार्यता समाज के बड़े लोग हैं वो जो करते हैं उससे बहुत लोग सीखते हैं। जी, तो ये उपवास भी सीधे सीधे जुड़ता है वहां से। उपवास जो होता है वो हर दृष्टि से आप देख सकते हैं। आपके शारीरिक संयंत्र को व्यवस्थित करने के लिए उपवास एक बहुत ही वैज्ञानिक तत्व है, भले ही आप धार्मिक पक्ष उसका देखें भारत में। और मैं तो ये कहना चाहता था, क्योंकि धर्म की बात अभी एक विदुषी कह रही थी आपसे, जिस ग्रंथ में धर्म कहा गया है, धर्म हटाकर आप अगर विज्ञान लिख दीजिए तो वो वैज्ञानिक सारी बातें हमारी हैं। जी। मोदी जी के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, गुरु भक्ति इनकी जो है, जिस प्रकार विवेकानंद की थी वैसे ही इनकी भी है। इन्होंने राजनीतिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को अपना गुरु माना है और मैंने देखा है, जनता ने भी देखा है कि उनके प्रति उनकी श्रद्धा भावना हर जगह हर कदम पर झलकती है। और ये एक मणिकांचन योग है मोदी में, जैसा विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यम कदाचन अभी हमारे मित्र कह रहे थे। लेकिन मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें विद्वत्व और नृपत्व दोनों एक साथ आकर के खड़ा हो गया है। और हमारे यहाँ परंपरा में ये कहा गया है कि आप ये बता दीजिए कि आप कैसे आदमी के साथ रहते हैं तो मैं बता दूं कि आप कैसे हैं। ये हमारे मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे हैं, उनको गुरु माने हैं, आडवाणी के साथ रहे हैं, उनको गुरु माने हैं,
और अपना विद्या गुरु, दीक्षा गुरु मैं समझता हूं कि विवेकानंद जी को इन्होंने माना है। और इनके जीवन में यह सारी घटनाएं जो इन महाविभूतियों के जीवन में घटित हुई हैं, वो घटित होती दिख रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी बस बात ये कहना चाहूंगा कि एक बार स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में किसी ने ये पूछा कि कृष्ण जी में ऐसा चमत्कृत व्यक्तित्व था उनका कि लोग उनकी तरफ खींचे आते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि इसका मैं आपको भाषण के अंत में जवाब दूंगा। तो उनका जो तकरीबन 45 मिनट का भाषण था, उसमें बड़े धीरे से वो एक एक कदम पीछे हटते गए। और जब भाषण खत्म हुआ तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अब आप देखिए, जब भाषण शुरू हुआ था आप कहां बैठे थे? तो लोगों ने देखा वास्तव में वो 5-6 मीटर आगे आ गए थे उनको, क्योंकि विवेकानंद जी थोड़ा धीरे बोल रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे, तो पूरे लोग सामने आ गए। उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं पड़ा कब ये हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जबरदस्त लोकप्रियता है, आज उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग उनके साथ हैं उनको वाकई वो जन आंदोलन की ओर ले जा सकें। क्या ऐसा होगा? बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है।